नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। एक बार फिर मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मंच, मेरे पीछे करीब 100 मीटर की दूरी पर। और अगर मैं अपने आगे सामने की बात करूँ तो आगे करीब 200-300 मीटर की दूरी पर बैरिकेटिंग, जहाँ से बैरिकेटिंग लगा रखे ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाएँ। आज मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने बात करी बेरोज़गारी को लेकर। युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो नारा 2014 में लगा कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी बंगाल गए तो बंगाल में 75 लाख वैकेंसी की बात करते, लेकिन देश के युवा इस तरीके से एसएससी के छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। किसान आंदोलन पर भी बात करिए, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा का यह आंदोलन, और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सरकार के जितने भी नेता हैं, वो व्यस्त हैं चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रचार में। और इस आंदोलन की कोई दिशा, कोई भविष्य इस आंदोलन का नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि युवा साथी हैं तो इनसे बेरोजगारी पर ही बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में एसएससी के छात्र मौजूद हैं। तो सर, पहले तो वही बात कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई सर? 2 करोड़ नौकरियां हमारी खा गए नरेंद्र मोदी जी। वादा करा था 2 करोड़ नौकरी रोजगार प्रत्येक वर्ष दिया करेंगे। 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां नरेंद्र मोदी जी पर आज भारत देश के बेरोजगारों की हैं, युवाओं की हैं। अन्य नौकरियों का तो वादा बंगाल में जाकर 75 लाख का कर रहे हैं, लेकिन पहले देश के उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को उनका हक वही दे दो जो उनका 14 करोड़ का रोजगार आप पर बकाया है। आज बंगाल का जो युवा है वो भी इतना अशिक्षित नहीं है, इतना अनपढ़ नहीं है कि वो इनके झूठे झांसे ना पहचान में आ सके। अरे, अगर देश का बेरोजगार युवा इस दिल्ली की संसद को जगाने के लिए, जिस प्रकार भगत सिंह जी ने कहा था कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है। अगर पूरे देश का बेरोजगार युवा दिल्ली में इकट्ठा होता है तो आप अपने तानाशाही रवैये से, अपने हिटलरशाही रवैये से उन पर मुकदमे लगवा देते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेज देते हैं, उन्हें जेल भिजवा देते हैं। अरे मोदी जी, लोकतंत्र है और संविधान हमें इजाज़त देता है अपनी मांगों को मांगने के लिए। संविधान हमें इजाज़त देता है प्रोटेस्ट करने के लिए। संविधान हमें कहता है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसकी गलत नीतियों का विरोध हम करें। इस देश का बेरोजगार युवा जा कहाँ रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार पूरे देश के बेरोजगारों को आपने पकोड़े तलने पर विवश कर दिया है, क्या बंगाल के 75 लाख की जो आपने बात की है कि प्रत्येक वर्ष 75 लाख रोजगार आप लोग दोगे, तो क्या बंगाल के युवा भी पकोड़े तलेंगे और नाली से निकली हुई गैस से उसका पकोड़े तलने का, हलवाई का काम चलेगा? तो इस प्रकार के झूठे वादे इस देश के लोग पहचान चुके हैं। आज एक बात और आपको बता दूं, आज महिला दिवस है। तो महिला दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है, महिलाओं के सम्मान की बात की है, बेटियों की बात की है। और इसके सरकार के आने से पहले भी वो बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की बात करते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से लेकर आज तक बेटियों असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनके साथ बसों में बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, रेल में हो रहे हैं, सड़कों पर हो रहे हैं, खेत में हो रहे हैं। आपने देखा हमारी हाथरस की एक बिटिया के साथ बलात्कार होता है तो उसे रात को उसके अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रात को उसके शव को अग्नि दे दी जाती है। जबकि ये हिंदू करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में रात को किसी भी शव को अग्नि नहीं दी जाती। आप उन्नाव की घटना देख लीजिए। आपका एक बलात्कारी विधायक अगर जेल में बंद है और आपका वर्तमान सांसद साक्षी महाराज निरंतर उस विधायक से जाकर मिलना चाहता है, तो जो आपका दोहरा चरित्र है ये आपकी देश की जनता पहचान चुकी है। आज देश में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात करते हो तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं, आज के समय में सभी माता पिता अपनी बेटियों को शैक्षणिक संस्थानों भेजने से पहले, कोचिंग सेंटर में भेजने से पहले, स्कूलों में भेजने से पहले, घर से बाहर भेजने से पहले डरते हैं कि मेरी बेटी घर से बाहर गई है, आखिर वो वापस आएगी तो क्या उसके चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया होगा, क्या किसी वैसी दरिंदे ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया होगा। ऐसी मन में हमारे देश के माता पिताओं को अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले ख्याल आते हैं। तो क्या वे हमारे देश के लोग, हमारे देश की बिटिया अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अरे बेटी पढ़ाओ की अगर बात करनी थी तो आप ये ऐसा कर सकते थे कि जिस प्रकार हमारी बहन, हमारी बेटियां अपने गांव से दूर जाकर कोचिंग सेंटरों में जाती हैं, लाइब्रेरी में जाती हैं, तो आप प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर अगर गौशालाएं खुलवा देते हो तो उसमें तो निरंतर आपका खर्चा होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप प्रत्येक गाँव पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आप निःशुल्क लाइब्रेरी का, जिस प्रकार सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में होती है, निःशुल्क लाइब्रेरी का आप लोग
इंतजाम करा दो। तो हमारे गांव की बिटियां हैं, हमारे क्षेत्रों की बिटियां हैं, वो गांव में ही निःशुल्क रूप से सभी किताबों को पढ़ सके और हमारे देश की जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। आप दोहरा चरित्र, आपका इस देश का युवा, इस देश के नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की बेटी, महिलाएं, सभी लोग आपका दोहरा चरित्र समझ चुकी हैं। और आने वाले समय में, और बंगाल के लोग भी जो 75 लाख का आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वे लोग भी आपके झूठ को पहचान चुके हैं। चलिए सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल जाते हैं और बंगाल में कहते हैं कि हम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश जैसा बनाएंगे, उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन जो है, उत्तर प्रदेश में राम राज है, बंगाल में भी लाएंगे। देखिए, भाजपा की जो राजनीति होती है वो हमेशा धर्म की होती है। धर्म में देश को बांटते हैं, जाति में, संप्रदाय में। क्योंकि अगर इन्होंने कोई कार्य किया होता, विकास किया होता, तो विकास की बात करें। वहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? आप विकास की बात करते हैं, 2014 से पहले ये वही भाजपा की सरकार है जो कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या अत्याचार रुके? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महंगाई रुकी? पेट्रोल डीजल के दाम आज देखिए क्या आसमान छू रहे हैं, 100 के पार पहुंच रहे हैं। डीजल का देख लीजिए, रसोई गैस पर 25 रुपये रोज बढ़ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और स्मृति ईरानी 2014 से पहले सिलेंडर ले लेकर घूमती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रही है हमें, हम ढूंढ रहे हैं उसको। स्मृति ईरानी देखिए, इनकी जो है ना कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर ये करने की इच्छा शक्ति रखे तो बहुत कुछ हो सकता है, पर इनकी करने की इच्छा नहीं है। अभी देखें, यहाँ आज किसान को 103 दिन हो गए हैं और इन्होंने कोई सुध नहीं ली है। पहले तो बातचीत का दौर भी चलाया, क्योंकि ये चीज़ दिखाना चाहिए क्योंकि आंदोलन अभी इंटरनेशनल का आंदोलन बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अभी अमेरिका के कुछ स्टूडेंट आए थे, राकेश टिकैत जिससे बात करी, उन्होंने वो इस पर बायोग्राफी बना रहे इस आंदोलन पे। तो ये आंदोलन जो है इंटरनेशनल आंदोलन की रूपरेखा ले चुका है। और इन्होंने कि इंटरनेशनल में भारत की छवि या इस सरकार की छवि इतनी गंदी ना हो, तो इन्होंने ये काम करा कि हम बातचीत का दौर बनाते हैं। और बातचीत के दौर, जो 12 दौर की बातचीत दौर हुई है, उसमें एक भी रिजल्ट नहीं निकला। इन्होंने माना कि 12 कमियां हैं बिल के अंदर। जब 12 बिल अंदर कमियां हैं तो फिर ये बिल क्यों लाए? और दूसरी बात यह कि आप ये बताइए, जो बिल लाई है, इन्होंने क्या किसान नेताओं से बात करी? किसी भी किसान नेता से किसी से बात नहीं करी। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को रात में इन्होंने स्टे करके कानून लागू कर दिया। अरे किसान नेता से बात करिए, आप राज्य में जाते, जिस राज्य की जो समस्या है वहाँ जाते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक देश के अंदर ग्राम पंचायत नहीं आएगी या स्वराज नहीं आएगा, जब तक विकास नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या है, जो रणनीति बनती है, जो ऊपर का स्ट्रेटजी बनता है, वो मोदी जी या प्रधानमंत्री या ऊपर से अधिकारी से बन के आता है। किसी देश का विकास जब होता है जब नीचे से सिस्टम चले। अभी सिस्टम ऊपर से चल रहा है, तो जो ऊपर से सिस्टम चल रहा है वो थोपा जाता है देश पे, तो देश के नागरिकों पर। जब नीचे से बनेगा तो नीचे से इंप्लीमेंट होगा गाँव से। ग्राम पंचायत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गांव से होगा, फिर शहर होगा, फिर शहर से आगे सिटी में जाएगा, आगे आगे विस्तार होता चला जाएगा। जब विस्तार होगा तो नीतियाँ का इसके अंदर जो कमियां होगी वो सामने आएगी। और जो ऊपर से ही थोपा जाएगा, क्योंकि ये बिल पूरा काला है और काले बिल की तरह इसको थोपा गया है किसानों को। दूसरी बात क्या है, बात ये कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक के एक मंत्री, आपने देखा होगा, वीडियो बहुत तगड़ा वायरल हो रहा है। ये क्या सम्मान देंगे? इनसे क्या इच्छा रख लें हम सम्मान की? अगर सम्मान होता, और एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये इस तरह के कांड करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और दिखावा तो ऐसे करते हैं कि महिलाओं के लिए इतना वो करेंगे, इतना वो करेंगे। दूसरी बात, अभी महिलाओं की आपने बात करी, जैसे कि एसएससी सीजीएल में 10,000 भर्तियाँ निकली थी। अभी पूरे इंडिया से 500 युवक इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री के पास भी गए, राष्ट्रपति के पास भी गए, सब जगह से डंडा मार मार के भगाए। 25 बच्चे रह गए। मैं आपके कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल पे ही देख रहा था मैं। आज वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और देखिए लगातार मतलब ये बोलते रहे कि वहाँ इन्होंने बोल दिया 75 लाख नौकरी देंगे। बिहार में भी 10 लाख का दावा किया था, कहाँ है बिहार के 10 लाख? 2 लाख करोड़ के तो इन्होंने बोला कि रोजगार देंगे भारत को। क्या कहाँ गए वे रोजगार? ये दूसरी सरकारों को कोसते हैं और अपनी कथनी और करने में अंतर। आज इन्होंने आपका LIC बेचने पे कर दिया है, इंडियन पेट्रोलियम बेच दिया, धीरे धीरे तो सब कुछ बेचते जा रहे हैं। अब देश भी इन्होंने बेच दिया है धीरे धीरे। अब ये बताइए, बेरोजगारी होगी नहीं तो होगी, क्यों नहीं होगी बेरोजगारी? ये बताइए। आप देखिए, इनकी जो है ये पूरा का बिल पूरा उद्योगपतियों पे। और सबसे बड़ी बात, इस बिल के अंदर कहीं से भी किसानों का हित नहीं है। अगर किसानों का हित होता तो 12 कमियां सामने नहीं आती। जो 12 कमियां इन्होंने खुद मानी है। जी हम आगे और कमी होगी तो वो भी बताइए, वो भी करेंगे। और जब आपको पता कि 12 कमियां हैं इसके अंदर, तो फिर आप बिल क्यों ला रहे हो? ये लाया नहीं गया, थोपा जा रहा है। जी, तो बिल में आप सुधार भी तो कर सकते हैं सर, 12 कमियां सुधार दे उनको। देखिए, अगर सरकार को करना होता सुधार तो 12 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें कुछ रिजल्ट निकलता, पर रिजल्ट नहीं निकालना। बोला, आप ही नहीं मान रहे ना सर, उन्होंने बोला तो सही संशोधन हम कर देंगे, 12 कमी इनको सुधार सकते हैं। आप ही लोग नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं वापस ले। इस बिल को वापस लीजिए, आप बिल को रद्द करिए और दूसरा बिल लाइए। और दूसरे हमारे जो किसान नेता हैं उनको बैठाइए। और सबसे बड़ी बात, जो देश के ग्राम पंचायत से स्टार्ट करिए, जो कमियां हैं इस बिल के अंदर। क्योंकि देखिए, कोई भी बिल बनता है वो नीचे स्तर से बनकर आता है तो इंप्लीमेंट होता है। आप ऊपर से थोप रहे हो, इस बिल को बना नहीं रहे हो, थोप रहे हो। और वो किसके लिए? पूंजीपतियों के फायदे के लिए। बाबा रामदेव, वो बाबा थोड़ी है, वो तो व्यापारी है। आप बताइए,
अंबानी, अडानी, इनको बेनिफिट आज जो भारतीय रेल पर लिखा आता था वो आज अडानी रेल लिखा आ रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने पूरा पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। जो 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत को जैसे उपनिवेश बनाया था ब्रिटिश शासक, उस तरह से ये मोड़ के ओर ले जा रहे हैं भारत को। पूंजीवाद की बात हो रही है तो क्योंकि लगातार हम जब इसकी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे रोजगार बढ़ता है, रोजगार मिलेगा लोगों को। जब हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे और जो व्यवस्था होगी वो अच्छी होगी, सुधार होगा व्यवस्था में, वो चीज़ें सारी बातें होती हैं, तो इसका फ़ायदा भी तो होता है। भाई साहब, प्राइवेटलाइजेशन से भगत सिंह ने कहा था कि हमारे देश में दो विकास होते हैं, एक सामाजिक विकास और एक आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये कहता है कि अगर जो हम आज कमा रहे हैं, अगर आज आप 50 रुपये कमा रहे हो और अगर आने वाले समय में देखेंगे तो आप 150 रुपये कमाओगे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो सामाजिक विकास है, सामाजिक और जो 0 रुपये कमा रहा है आर्थिक में, वो जीरो से 50 कमाएगा। सामाजिक विकास कहता है कि जो आज 50 रुपये कमा रहा है वो कल 150 कमाएगा, लेकिन जो आज 0 कमा रहा है वो भी 50 कमाए। ये जो प्राइवेटलाइजेशन है, इससे क्या है, अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। तो ये नासूर है। दूसरी बात, प्राइवेटलाइजेशन से हमारे देश के युवाओं के रोजगार छीने जा रहे हैं। आप एक बात देखो, पहले सरकारी नौकरी निकलती थी, रेलवे में, एयरलाइंस में, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अगर आप सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दोगे तो एक युवा परमानेंट से नहीं, प्राइवेटलाइजेशन में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करेगा, और वो भी परमानेंट नहीं, जब कंपनी चाहेंगी तब उसे बाहर निकाल देंगी, जब रखेंगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में महंगाई इतनी बढ़ रही है, कौन युवा ऐसा बता दीजिए 10-15 हज़ार रुपये में अपने घर का खर्चा चला ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले, अपना हॉस्पिटल का चला ले, अपने माँ बाप की सेवा कर ले। तो ये जो प्राइवेटलाइजेशन है ये इस देश के लिए बहुत बड़ा नासूर साबित होगा। जिस प्रकार प्राइवेटलाइजेशन अगर होना चाहिए तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, नौकरियों को छीन कर नहीं, आप पहले करो, आप हमारी नौकरियां ऐसी की ऐसी रखो, लेकिन प्राइवेटलाइजेशन जो कंपनियां हैं वो अपने लिए करती रहें। लेकिन हमारे जो सरकारी तंत्र इस देश में 73 वर्षों में खड़ा किया है, जो पूर्वज की सरकारों ने किया है, आप उसे मत बेचो, आप उसे ज्यों का त्यों खड़ा रखो, तभी इस देश का विकास हो सकता है। अगर आप पूरे देश को बेच दोगे तो आने वाले समय में इस देश का युवा यूं ही सड़कों पर आ जाएगा, किसान सड़कों पर आ जाएगा, महिलाएं सड़कों पर आ जाएगी, रोजगार नहीं बचेगा, अकाल पड़ जाएगा इस देश में, भूखमरी मच जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाएगी। विकास के नाम पर और आय के नाम पर पैसा नहीं होगा तो एक दूसरे को मार काट के, एक दूसरे के साथ लूटपाट बढ़ेंगी, चोरियां बढ़ेंगी, हत्याएं, लूट डकैती, अपहरण होंगे, और इस देश में राम राज्य नहीं, दोबारा से, मैं रावण राज्य तो खैर बहुत अच्छा था, रावण राज्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस देश का बहुत बुरा हाल होने वाला है। चलिए, तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ, क्योंकि आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, अब वो माहौल बदलना शुरू हो चुका है। जो एक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की लहर बीच में आई, वो ऐसा लग रहा है कि वो पानी जो लहर का था वो वापस पीछे हटना शुरू हो चुका है। तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, विरोध होना शुरू हो चुका है। हम देखते हैं छात्र विरोध कर रहे हैं, हम इधर देखते हैं किसान विरोध कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ द सुनामी के साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।